बोरीवली पश्चिम कोरा केंद्र ग्राउंड 2 में रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह रक्षा प्रदर्शनी अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष बोरीवली के विधायक सुनील राणे द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल रमेश बैस के हाथों रिबन काट कर किया गया। इस रक्षा प्रदर्शनी में थल सेना, जल सेना और वायु सेना के उपयोग में आने वाले हथियार और उपकरणों को दिखाया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस रक्षा प्रदर्शनी में शहीद जवानों की अनकही गाथाओं को ऑडियो वीडियो के माध्यम से कथन किया गया और शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया गया। अथर्व फाउंडेशन द्वारा शहीद जवानों की बेटियों को शिक्षा के लिए मुफ्त लैपटॉप का भी वितरण किया गया। इस रक्षा प्रदर्शनी को देखने के लिए उत्तर मुंबई के स्कूल और कॉलेज के छात्र उपस्थित थे। ये रक्षा प्रदर्शनी युवाओं को सेना में भर्ती होने और सेना में करियर के अवसर के बारे में जानने के लिए उपयुक्त होगी। से आज का संरक्षण प्रदर्शन का उद्घाटन महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री रमेश बैस साहब ने किया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय सेना के सशस्त्र सेना के तीनों दल को, थल सेना, जल सेना, वायु सेना और उनके सभी अधिकारियों को, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के तहत और अपने साहस, त्याग, निष्ठा, देशभक्ति, देश प्रेम, स्वतंत्रता के पश्चात 75 वर्ष तक लगातार हिंदुस्तान की सरजमी को सुरक्षित रखने वाले हमारे जाबाज सैनिकों को सबसे पहले हम वंदन करते हैं। हम सब जानते हैं कि ऐसी संरक्षण प्रदर्शनी का आयोजन लगातार भारत भर में होता है। थोड़ा मुंबई में इसकी कल्पना, इसकी गूंज बहुत कम होती है, क्योंकि मुंबई ये भागने वाला शहर है, दौड़ने वाला शहर है। लेकिन हर कोई ये चाहता है कि अपने देश के लिए, अपने परिवार को छोड़ते हुए देश की सीमा को सुरक्षित रखने वाला अपना जवान कभी ना कभी तो युद्ध में या फिर शांति काल में, छुपे युद्ध में अपने प्राणों को निछावर कर देता है। फिर वो उसकी स्थितियां क्या होती है, उसकी घर की परिस्थितियां क्या होती है, उसके परिवार में पढ़ने वाली, बढ़ने वाली छोटी बेटियों का क्या होता है, बेटों का क्या होता है। ऐसे पिछले 13 वर्षों से मैं और हमारी संस्था अथर्व फाउंडेशन लगातार देश भर के अनेक राज्यों में हम जाते हैं, चाहे वो गुरेज बॉर्डर हो, लोंगोवाला का बॉर्डर हो, या फिर रेगिस्तान का बारमेड़ हो, या फिर जम्मू कश्मीर का सांबा हो, नौशेरा हो, या फिर कुपवाड़ा हो। ऐसे अलग अलग जगहों पे जाते हुए हमारे सैनिकों की स्थितियों को मैं जानने की कोशिश करता हूँ, और जितना हमसे होता है हम उन्हें मदद नहीं करते तो हम उन्हें सहायता करते हैं। मदद की अपेक्षा हमारा सैनिक कभी नहीं रखता है, और इसके लिए उसके आत्मसम्मान के लिए हम सब लोग काम करते हैं। ये संरक्षण प्रदर्शनी का उद्देश्य ही है कि लोगों ने, भारत के देशभक्त नागरिकों ने अपने हृदय में तिरंगा लहराने की आवश्यकता है। दूसरे देश की स्तुति करते समय अपने देश में जो सैनिक है, अपने देश की जो संरक्षण सज्जता है,
अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से इस देश को आधुनिकता की ओर बढ़ा रहे हैं, जिस कल्पकता से उन्होंने अग्निवीर की संकल्पना हमारे सबके सामने रखी। विचार करो, 17.5 की उम्र में इस देश की नौजवान बेटी सरहदों पे जाने के लिए तैयार होती है, अग्निवीर बनने को तैयार होती है। और 17.5 से लेके 21 साल की उम्र में अगर इस देश का बेटा या बेटी जिस दिन देश की सरहदों पे जाने के लिए तैयार होते हैं, ये किसके लिए है? तो जो नागरिक नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, काम में लगे रहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वीज़ा लेके न्यूयॉर्क जाते हैं, आते हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करने का काम शहरों में तो पुलिस करता है, लेकिन आखिर में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के साथ जूझने वाला अगर कोई है तो हमारा वो सैनिक होता है। तो वो सैनिक के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, उनका सम्मान हो, इसके लिए ये संरक्षण प्रदर्शनी के माध्यम से हमारा उद्देश्य वही है। चाहे वो छोटे बच्चों को संरक्षण सामग्री दिखाना हो, उनके पिताजी को, उनके दादाजी को, हमारे शहीद सैनिकों की वीरता, साहस, देशभक्ति, इसकी सच्ची कहानियां बताने का हो। जो फिल्मों में दिखता है वो फिल्मों का हीरो होता है, जो थिएटर के बाद आने के बाद मेकअप निकालता है, लेकिन अपना सैनिक सरहदों पे या सियाचिन की बॉर्डर पे -57 डिग्री में खड़ा रहता है तो वो अपेक्षा नहीं करता है कि कोई मुझे देखे। वो सिर्फ यह अपेक्षा करता है कि अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे परिवार को देखने वाला पूरा भारत हो। और इसके लिए ये आज का हमारा संरक्षण प्रदर्शन जो है, इसमें अलग अलग हथियार है, अलग अलग उपकरण है, सैटेलाइट है, रडार है। और इसके लिए मैं तीनों दलों के सशस्त्र दल के हमारे अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा प्रदर्शन, हम तो बहुत कार्यक्रम करते रहते हैं सैनिकों के लिए, लेकिन ये प्रदर्शन की कल्पकता हमारे मन में आई। हमारे कर्नल राजेश सर है, जो जिनकी उम्र 78 साल है, जिन्होंने 3 युद्ध लड़े हैं, लेकिन फिर भी जाबाज सैनिकों के जैसे मेरे साथ काम करते हैं। और राजनीति के उस पार, इससे कोई राजनीति का मकसद नहीं है, राजनीति आज है कल नहीं है, लेकिन देश सर्वतोपरि है। नगर सेवक, विधायक, सांसद, ये पद तो आज है तो कल नहीं है, लेकिन देश में अगर हम रहेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा, ये कल्पना लेके हम सब काम करते हैं। और आज जिस प्रकार से ये संरक्षण प्रदर्शनी में हमारे सैनिक खड़े हैं, मेरे आजू बाजू में भी हमारे थल सेना के, इंडियन आर्मी के सब जाबाज सैनिक खड़े हैं, जो जम्मू कश्मीर से लेके विशाखापट्टनम तक काम करते हैं। और कभी ये कहते नहीं कि मुझे बस हो गया, लगातार 20 वर्ष 30 वर्ष तक सेवा करते हैं। ऐसे सेना के जाबाज जवानों को समझना, यही इस संरक्षण प्रदर्शनी का उद्देश्य है। विधायक जी, शहीद बेटी आपने बताया बहुत लंबी लिस्ट है इसके लिए। इसकी लिस्ट तो मेरे पास 1800 छोटे बच्चियों की, 1800, यानी ये तो 2000 के पश्चात की है। यानी विचार करो, 2000 के बाद आतंकवादियों के साथ लड़ते समय, आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाला सैनिक, और फिर उसकी परिस्थिति, उसकी बेटियों को पढ़ाने का लिया हुआ हमने जिम्मा। अभी तक तो हमने 350 लैपटॉप बांटे हैं, घर घर गए हैं। कभी मैं जाता हूँ, कभी हमारा बालाजी शिंदे है, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जाते हैं, जो राजनीति से उनका कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये 1800 की सूची मुझे पार करनी है। मैंने बहुत बार लोगों से अपील की, बहुत लोग आगे भी आते हैं, लेकिन लोगों के मन में और हृदय में वो तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही तिरंगा लेके निकलते हैं। वो जिस दिन हर बार निकलेंगे तो हमारी जो छोटी बेटियां हैं, जिनके पिताजी ने शहादत स्वीकार ली है, उन बेटियों को पढ़ाने के लिए पूरा भारत अगर निकलेगा तो यही बेटियां आगे सरहद पे जाएंगी। आप और मैं तो नहीं जा पाए ना, हम तो इधर ही बैठे रहे। तो हम तो उतने निडर नहीं थे, हम निडर होते तो वहां जाते। आप हाथ में ये लेके नहीं घूमते, या फिर मैं राजनीति में काम नहीं करता। इसके लिए आज न कल ये भी आदरणीय मोदी जी लाएंगे कि जिनको सांसद बनना है, उन्होंने कम से कम 1 महीना तक बॉर्डर की सेवा करे, देश की सेवा करे, और वहाँ पर से सर्टिफिकेट लेके आए तो सांसद का चुनाव लड़ने का मौका वो पार्टी कौन सी है वो दे सकती है। विधायक बनना है तो 15 दिन फौज में जाओ, 15 दिन का सर्टिफिकेट लेके आओ। नगर सेवक है तो 8 दिन जम्मू कश्मीर में जाओ, तो समझ के आओ कि देश का सैनिक क्या काम करता है। और सिर्फ गटर वाटर मीटर में काम करते रहना और लोगों के मन को फुसलाते रहना, उसके बजाय हमारे सैनिकों के साथ 7 दिन काम करो, फिर पता लगेगा कितनी कठिन जिंदगी है। इधर तो मुझे ये बनाओ वो बनाओ करते हुए घूमते हैं। इसके लिए शहीद परिवारों के
घर में जो बेटियां हैं उनको हम 1800 की भी लिस्ट होगी तो मैं पूरा करूंगा, और समय लगेगा। वैसे एम्बुलेंस की सेवाएं हम जिला सैनिक बोर्ड को करते हैं, वैसे सरकार भी बहुत करती है, लेकिन उदाहरण तौर पे म्यांमार यानी मणिपुर से म्यांमार की बॉर्डर 70 किलोमीटर तक है, और म्यांमार के जंगलों में या बॉर्डर पे लगातार उग्रवादियों का हमला होते रहता है, हमारे सैनिक भी लड़ते रहते हैं, घायल होते हैं। वहाँ से मणिपुर के अस्पताल तक आने के लिए 76 किलोमीटर का रास्ता है, तो हमने वहाँ पर एक एम्बुलेंस रखी है। मणिपुर में, नागालैंड में, सिक्किम में अभी और 2 एम्बुलेंस हम आने वाले समय में रवाना होंगी, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। और ये हमारा प्रयास जब तक हम हैं तब तक ये निरंतर सेवा हमारे देश के सैनिकों के लिए हम करते हैं। जिस संस्था ने ली, ऐसे अथर्वा फाउंडेशन की अध्यक्षा वर्षा रानी जी, मंच पर उपस्थित हमारे देश के गौरव बढ़ाने वाले तीनों अंगों के मुख्य अधिकारी, अन्य सभी मेहमानगण, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए हुए सभी राष्ट्रभक्त नगरजन भाई और बहनों, मैं आप सबके ओर से, मेरे ओर से और मुंबई भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुनील राणे जी और अथर्वा फाउंडेशन के सभी कर्ता धर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मुझे इस बात की जानकारी है कि बहुत ही डिसिप्लिन कार्यक्रम है ये। मुझे जो समय दिया है उस समय में मुझे अपने भाषण को पूरा करना है, इसलिए अगर एक कड़ी में मैं अपने मन की बात को यहाँ पर उजागर करूं तो महामहिम गवर्नर जी जब बोरीवली और उत्तर मुंबई में महापुरुषों के नाम से गार्डन, प्लेग्राउंड और उनके प्रतिमाओं का निर्माण करने का भाग्य मुझे मतदाताओं ने दिया, और पहला जो प्रकल्प था वीर सावरकर जी के उद्यान का और उनके प्रतिमा का अनावरण, तो वहां मैंने जो भाषण किया था मुझे आज के संदर्भ में याद आया। मैंने कहा था कि भगवान करे हमारे देश में आने वाले दिनों में फिर एक बार लड़ाई करने के अवसर ना मिले हम सब लोगों को, लेकिन अगर मिलता है तो हमारे देश के वीर जवानों के साथ साथ उन दिनों में मैं कहा था कि बोरीवली के नगरजन भी इसमें आगे बढ़कर भाग लेंगे, और वो सारे लोग एकत्रित होंगे वीर सावरकर उद्यान में, छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान में, झांसी की रानी में महिलाएं आएंगी, जितने भी महापुरुषों के प्रकल्प बनाए वहां पर सब लोग आएंगे, और देश के इस संकट के घड़ी में हम सब लोग अपने आप को जोड़ देंगे। लेकिन मुझे सुनील राणे जी लगता है कि उस मेरे भाषण के कड़ी में एक मुद्दा जो रह गया था, हमको सब यहाँ पर धरती में इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन वहां दुश्मनों के साथ तो ये वीर जवान ही लड़ेंगे ना। तो मुझे लगता है कि आज वो कड़ी आपके माध्यम से पूरा हो गया है, तो मैं फिर एक बार मुंबई शहर के राष्ट्रभक्तों की ओर से हमारे वीर जवानों को ये आश्वासित करना चाहता हूँ। वैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब तो कोई भारत की ओर देखने का इच्छा भी करेगा नहीं, लेकिन अगर होता है तो मुंबई के नगरजनों में बोरीवली और उत्तर मुंबई के लोग सबसे आगे होंगे आप सब लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए। इसलिए एक शानदार कार्यक्रम की ओर से मैं अपने आप को गौरवित महसूस करते हुए बोरीवली की धरती पर ये कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए फिर एक बार सुनील राणे जी और वर्षा रानी जी का अभिनंदन करता हूँ। इसी रक्षा प्रदर्शनी के आयोजन में उपस्थित श्री गोपाल शेट्टी जी खासदार, श्री सुनील राणे जी अध्यक्ष अर्थावका फाउंडेशन, कर्नल जसवंत सिंह जी, कर्नल अथर्व रोनीस, कैप्टन गौर सिमरन सिंह जी, कैप्टन परमजीत सिंह जी, ब्रिगेडियर विक्रम कुलकर्णी, कीर्ति चक्र, सूबेदार संतोष तानाजी रले, श्रीमती वर्षा राणे, श्रीमती भाग्यश्री कापसे, अजय बसंत, कर्नल सुधीर राजे, कन्वेयर अर्थ फाउंडेशन, सैन्य दल के अधिकारी और जवान, वार वेटरन्स, सैन्य दलों के सेवानिवृत्त अधिकारी और जवान,
मेरे देश प्रेमी भाइयों और बहनों, अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोरीवली विधायक श्री सुनील राणे जी की परिकल्पना से आयोजित इस 2 दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के आपके बीच आकर अत्यंत आनंद हुआ। हमारे सशस्त्र सैन्य दल देश की आन बान और शान है। उन्हीं के कारण हम चैन से जीते, खाते, काम करते, उन्नति करते, समृद्ध होते और चैन की नींद सोते। यहाँ पर भारतीय सशस्त्र बल द्वारा अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों को 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाकर तथा सशस्त्र बलों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी देने की व्यवस्था करने के लिए मैं सेना दलों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे वीर जवान सैनिकों के पराक्रम की कई अनकही गाथाएं ऑडियो विजुअल माध्यम से कथन करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, उनके व्याख्यानों का आयोजन करने के लिए और विशेषकर शहीद सैनिकों के परिवारजनों को सम्मानित करने के लिए मैं अथर्व फाउंडेशन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिन वीर जवानों की बेटियों को लैपटॉप दिए गए उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा के प्रति सजग है और वह आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। एक समय था जब देश में कहीं न कहीं आतंकी हमलों व धमाकों की खबर आती रहती थी। आज वह चित्र पूरी तरह बदल चुका है। रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक व खेलों की दुनिया में भी भारत का अद्भुत विकास हो रहा है। भारत को अनेक वर्षों तक दुनिया के रक्षा उपकरणों के सबसे बड़े आयातक देश के तौर पर जाना जाता था। आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत रक्षा उपकरणों के निर्यात के मामले में दुनिया में शीर्ष 25 देशों की सूची में सम्मिलित हो गया है। हम रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने अगस्त 2020 में आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी थी। 2009 रक्षा उपकरणों के आयात को समयबद्ध तरीके से खत्म करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 2022-23 के बजट में रक्षा बजट पर खर्च की जाने वाली कुल राशि का 68% भाग देश में ही उत्पादित रक्षा उपकरणों पर खर्च किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने कई डिफेंस कॉरिडोर को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कार्यशैली और आम जन से जुड़ने की कला से देशवासियों का दिल जीतने में अद्भुत सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री जी अपने प्रत्येक संबोधन में देश की हर छोटी बड़ी सफलता का श्रेय 130 करोड़ भारतीयों को देते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश और समाज के जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां विकास की गति को बल न मिला हो। कोरोना काल में हमारे देश ने अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन की खुराक मुफ्त में दी। आज यूक्रेन संकट हो या फिर अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी, हर जगह भारत की विदेश नीति की कुशल छाप दुनिया में देखी जा रही है। आज दुनिया में भारत की पहचान मांगने वालों में नहीं अपितु देने वालों में बन रही है।